आगे तक चला जाए, और क्रॉस का मतलब होता है देख भाई एक इधर जाए तो दूसरा इधर जाए, या आमने सामने से आके एक दूसरे का अपोज करे। इसलिए आमने सामने से आके कैसे अपोज कर सकते हैं, होता है कि बार आमने सामने से भी अपोज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, मैं इसमें करता हूं ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड C CH C डबल बॉन्ड O O C2H। अब देखना ध्यान से, इस पे लॉन्ग रखिए, कॉन्जुगेशन को ध्यान से समझना। क्या यहाँ से देख सिस्टम कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे होगा, क्योंकि बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा लीना से लीना चाहते हैं, ठीक। इस पर पॉजिटिव आया तो इधर से भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो इधर से होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ होगा, और इधर से होगा तो बदल लेता हूं, इधर से होगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ होगा। तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस कर रहे हैं, तो इट इज सेड टू बी क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जो क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है वो रेजोनेंस के एक्सटेंट को, यानी रेजोनेंस की अधिकता को कम कर देता है, और वो रेजोनेंस को ही कम कर देता है तो रेजोनेंस ही तो था जो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। क्या बेटा मेरी बात समझ में आई है? कहीं आपको कोई डाउट होगा कहीं डाउट है इस बॉन्ड पे, इससे या तो बॉन्ड पे या यहाँ पे आगे जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में sp3 आ गया, ये प्लेन के बाहर चला गया, ये बिल्कुल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो या तो मैं इधर जाऊंगा, पहला रास्ता, और या फिर मैं इधर आऊंगा, बेटा देखो कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजिया गया है कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। जब कंफ्यूजिया गया तो रेजोनेंस जल्दी से नहीं कर पाएगा, यानी ये वेट करेगा रेजोनेंस पे, इधर जाऊँ इधर जाऊँ, सोचेगा, खड़ा हो जाएगा, तो इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कंफ्यूजिया आएगा। इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं जाऊंगा तो ये तुरंत जाएगा, तुरंत रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किससे? इससे। यानी जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। एक्सटेंडेड का मतलब होता है आगे तक चला जाए, और क्रॉस का मतलब होता है देख भाई एक इधर जाए तो दूसरा इधर जाए, या आमने सामने से आके एक दूसरे का अपोज करे। इसलिए आमने सामने से आके कैसे अपोज कर सकते हैं, होता है कि बार आमने सामने से भी अपोज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, मुझे Cl को निकालना था, जैसे बताइए रिमूवल ऑफ Cl माइनस किससे आसान है, इससे या इससे। याद रखिएगा किससे निकालना है, Cl माइनस को। तो यदि मैंने यहाँ Cl माइनस बना के निकाला तो इसका साफ मतलब है यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो। यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आया तो ये एरोमेटिक होगा, और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आया तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। चेक कर लेना, सही है। इसका मतलब ये तो आपके Cl से कहेगा कबूतर जा 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 निकल जा। बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये तो कहेगा कि जा, बट व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा, ये नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको जाने नहीं देगा। इसके जाने से स्टेबल हो रहा है, मतलब किसी के जाने से जिंदगी में राहत आ रही है तो बोला टल जा, और किसी के जाने से जिंदगी में अनस्टेबिलिटी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम जाने से रोकेंगे, ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्लोराइड आयनाइजेबल है, ये क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं। ये आराम से Ag यदि मैं इसमें डाल दूं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो ये वाला Ag तुरंत Cl के साथ मिलकर AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, और इसके पास जाके वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बड़े पूछे जाते हैं कि कौन है जो प्रेसिपिटेट देगा, किसका क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं। बिल्कुल इसी लोन पेयर होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक आयन, ये कैसा हो जाएगा अब की एंटी एरोमेटिक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फिर से H+ किससे आराम से निकलेगा, तो ये कहेगा जा जा जा, ये जाने नहीं देगा। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको डाइपोल मोमेंट का, कि डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं मॉलिक्यूल में, कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आइए शुरू करते हैं। डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग की यूनिट सुनिए क्या है। कहते हैं जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनमें कोई बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स, सपोज करिए आपने A और B के बीच में ये कोई बॉन्ड बनाया, तो जब बॉन्ड बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग, वो A और B दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर यानी बीचों बीच में आते हैं इस तरीके से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती, मान लीजिए कि जो आपका एटम B है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कैसा है बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी क्या बोल दिया इसे नीना जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बट ऑब्वियस है कि जो A हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, तो हम बोल देंगे ये कैसा है बेटा, लीना यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ऐसे में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेंगे किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो इनका इधर मूवमेंट होगा। जब ये मूव करेंगे तो इस B पर एक पार्शियल नेगेटिव और इस A पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण क्रिएट होगा इनके बीच में एक डाइपोल क्रिएट हुआ। इस डाइपोल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किधर, B की तरफ, तो इसके मूवमेंट के कारण जो पोलैरिटी इसमें पैदा होगी उसी का नाम होता है डाइपोल मोमेंट। मतलब डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो मूवमेंट है उसके कारण जो पोलैरिटी पैदा होती है आपके मॉलिक्यूल में, उसे नाम दे दिया जाता है डाइपोल मोमेंट। अब जरा यहाँ पर आइए, मैंने माना A और B के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये इस बॉन्ड की कुछ बॉन्ड लेंथ मान लेते हैं। मान लीजिए कि जो बॉन्ड A और B के बीच में बना हुआ है, सपोज आने वाला चार्ज मैंने मान लिया प्लस Q है, इस पर आने वाला चार्ज माइनस Q है, तो हम बोलते हैं जो डाइपोल मोमेंट होगा इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू से। ये इन दोनों में किसी एक का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे मैं इसे बॉन्ड लेंथ कह सकता हूँ। यदि आप इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट। ये जो डाइपोल मोमेंट म्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी। इसके लिए दो चीज रिक्वायर्ड होंगी। कैसी क्वांटिटी बोल रहे हैं आप इसे, आप कह रहे हैं कि कैसी क्वांटिटी है। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ डायरेक्शंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है, कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर में सिखाता हूँ। आइए वापस आ जाता हूँ। तो किस कारण से हुआ था मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिए इस मूवमेंट के कारण इन पर क्या आ गए हैं, चार्जेस। यदि इस पर चार्जेस आ गए हैं तो इसका मतलब इस कंपाउंड में कोवेलेंट के साथ साथ थोड़ा सा क्या डेवलप हो गया है, आयनिक कैरेक्टर। तो हम कहते क्या है कि ये इस मॉलिक्यूल में क्या करता है, इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर। किसमें, इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब यदि हम ये देखना चाहें
किसने कितना आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस किया है। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। यदि हमसे पूछा जाए कि कितना आयनिक कैरेक्टर आया, तो आइए उस आयनिक कैरेक्टर को निकालने के लिए वी कैन यूज अ फार्मूला। हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा। वो फार्मूला क्या होता है देखिएगा। यदि आपसे पूछा गया है बताइए इस मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो कितना आएगा, तो आप ऐसे बोलेंगे कि आपने जो भी इसका म्यू निकाला है सेट टू बी म्यू गिवन या म्यू जो हमें दिया गया है, ठीक, इसे डिवाइड करेंगे हम। पूछिएगा नहीं वैल्यूज कहां से आई हैं, डायरेक्ट फार्मूला पुट अप करना है। 4.8 मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर जो भी चार्जेस आएंगे यानी चार्ज से, और मल्टीप्लाई करेंगे इनके बीच की बॉन्ड लेंथ यानी एल जो होनी चाहिए एंगस्ट्रॉम में। क्योंकि अपने को परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज निकालने के लिए कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यदि हमें फ्रैक्शन चाहिए तो इसी को 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को छोड़ दीजिए। भाई परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकालते हैं और फ्रैक्शन कितने में निकाला जाता है आउट ऑफ 1। यदि वो पूछा जाए कितना फ्रैक्शन चार्ज आया है तो इस 100 को यहां से हटा दीजिए। पूछिए कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आया है तो इस 100 को यहां पर रखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यूज रखिए जो आपको दी गई हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आसानी से। आइए छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। कितने में निकाला जाता है आउट ऑफ 1। यदि वो पूछा जाए कितना फ्रैक्शन चार्ज आया है तो इस 100 को यहां से हटा दीजिए। पूछिए कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर आया है तो इस 100 को यहां पर रखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यूज रखिए जो आपको दी गई हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आसानी से। आइए छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं बाय यूजिंग द फार्मूला। आसान सा तरीका, परसेंटेज निकालना है किसके बराबर होगा बताइए। म्यू कितना गिवन है आपको 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज पूछा है, डिवाइडेड बाय 4.8 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अब देखिए एच पर कितना चार्ज आएगा +1, Cl पे -1 तो कोई भी एक चार्ज ले लेंगे 1। यदि यही CaF2 होता तो कैल्शियम पर +2 होता तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता बेटा। तो कितना हो गया 1 * और यहां पर बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम कितनी दी है आपको 1। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से 4 और 100/4 यानी 25% लीजिए, क्वेश्चन खत्म। निकल आया परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। आसान सा काम। कुछ और क्वेश्चंस आइए मैं इसके आपको दिखा देता हूं, इसके सॉल्व कर देंगे। कितना आ गया 2 टाइम्स, 2 से ऐसे कर दीजिए। कितना आ गया 2.4 टाइम्स, सॉल्व कर लीजिए। तो 2 होता तो 50 आता, 2.5 होता तो 40 आता, 2.4 40 से थोड़ा सा ज्यादा 41.6%। तो ये रहा आपका आंसर। क्या सवाल को डाइपोल मोमेंट बेटा दिया था 0.38, ये आपका डाइपोल मोमेंट कितना इनटू मॉलिक्यूल एबी टाइप है 1 इनटू बॉन्ड लेंथ आपको दी है 1.617 में 1.6 से ही काम चला लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वैल्यूज आपके सामने सारी हैं। क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे? आसान सा क्वेश्चन है कि मैं करूंगा भाई, कर पाएंगे अपने आप कि मैं करूं? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.05 के करीब। आप कहेंगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर? देखो कितना आसान सा है, आओ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल और ये डेसिमल सबको गायब कर दो। तो जरा बताओ कितना आएगा इक्वल्स टू, ऊपर आएगा 38, नीचे आएगा 48 और आएगा 16। पक्का? अब सोचिए 16 दूनी 32 32 कितना बचा 6, कितना बचा 6, 16 4 जा लीजिए आ गया 2.4/48 2.45। आसान है सवाल। मोमेंट था कितना था 0.3। आपको वैल्यू कितनी दी थी एक बार फिर से देख लेता हूं। आपको डाइपोल मोमेंट बेटा दिया था 0.38, 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। 2 क्वेश्चन है, दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपसे हो जाएंगे। इसी तरह से सबसे लास्ट में क्वेश्चन और है, इसे भी देख लीजिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया था, आप इसे भी सॉल्व करेंगे। पोलर है यानी किसी मॉलिक्यूल को पोलर कब कहा जाता है, या फिर आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है या कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? तो ये बड़ा आसान सा काम होता है बेटा, इसे देख के बताना। कहते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें जो म्यू होगा, रिजल्टेंट म्यू किसी भी मॉलिक्यूल का, वो कभी भी 0 नहीं होगा, कोई वैल्यू होगी, इसमें डाइपोल मोमेंट आएगा, पोल्स आएंगे। लेकिन यदि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो हमेशा उसका जो म्यू रिजल्टेंट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए 0। देखिए वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ वेक्टोरियल एडिशन वेक्टोरियल सब्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे। आप अच्छे से समझते हैं कि 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो घट जाते हैं। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है केवल 2 एटम्स का मॉलिक्यूल, वो दोनों एटम्स सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों एटम्स में भी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो डाई एटॉमिक में जो 2 एटम्स लूंगा हो सकता है वो दोनों एटम्स कैसे हो, सेम हो, यानी कुछ इस टाइप का हो, X2 टाइप का, या हो सकता है मैं जो 2 एटम्स लूंगा वो दोनों डिफरेंट हो, एक X है तो दूसरा एटम कैसा है Y। तो आइए सीखते हैं इन डाई से सेम कैसे हैं, सेम। तो याद रखिएगा यदि सेम है तो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। तो कहते हैं सेम नहीं पढ़ो, सेम तो सब जगह लिखा होता है, किताबों में भी सेम लिखा होता है। सेम है तो नॉन पोलर, डिफरेंट है तो पोलर। डाई एटम सेम नहीं पढ़ो, डिफरेंट पढ़ो। सेम नहीं पढ़ो, नॉन पोलर, डिफरेंट पढ़ो, पोलर। यानी एटम डिफरेंट है तो पोलर और सेम है तो नॉन पोलर होता है। आइए हैं तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे बेटा, नॉन पोलर। दूसरा बताइए, कहता है इफ यदि बोथ द एटम्स if both the atoms are different, यदि दोनों एटम्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर। यानी ऐसी कंडीशन में म्यू 0 नहीं। आइए चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक H था दूसरा Cl था, HCl दोनों डिफरेंट एटम है, एक कार्बन है दूसरा ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, एक H है दूसरा F है, एक I है दूसरा Cl है। ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स P हैं, P से बोलते हैं पोलर। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल 2 केसेस बनते हैं बेटा। कौन कौन से 2 केसेस बनते हैं सुनिएगा। कहते हैं इफ जो सेंट्रल एटम A है, कौन है A, इफ सेंट्रल एटम A है नो लोन पेयर,
यदि इस पे कोई लोन पेयर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इसका म्यू रिजल्टेंट हमेशा जीरो मिलेगा। कैसा मिलेगा? जीरो ऑलवेज, जीरो मिलेगा। और ये जीरो मिलेगा तो मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ए की जगह सी, एक्स की जगह ओ, एन की जगह तो, जैसे BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, जैसे CH4 मीथेन, जैसे PCl5, जैसे SF6। इनमें से किसी में भी देखिए सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है और फार्मूले हैं एक सेंटर। तो ये सारे मॉलिक्यूल जितने भी लिखे हुए हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। आइए चलते हैं हम लोग केस नंबर सेकंड पर, दूसरे केस पर। कह रहा है कि यदि अब मान लीजिए इफ जो आपका सेंट्रल एटम है, कौन है सेंट्रल एटम? ए है लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, तो ऐसी कंडीशन में देन इसका जो म्यू रिजल्टेंट होता है वो जीरो नहीं होता नॉर्मली। और यदि ये जीरो नहीं होता तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? पोलर हो जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने एक चीज खाम खा दी है नॉर्मली, इस नॉर्मली का क्या मतलब है जो आपने यहाँ पर लिखा है? आइए मैं इस नॉर्मली का मतलब आपको सिखाता हूँ। मतलब मीन ऑफ नॉर्मली एक्चुअली दो ऐसी कंडीशंस होती हैं, दो ऐसे केस होते हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो मैं उनको पहले लिख देता हूँ, एक्सेप्ट टू, कितने छोड़कर? दो छोड़। वो जो दो एक्सेप्शंस हैं उन दो एक्सेप्शंस को हम कैसे देखते हैं? तो सुनिए, उन्हें आप हाइब्रिडाइजेशन से देखते हैं। यदि आपके मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d 3 लोन पेयर के साथ आ जाए या हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 2 लोन पेयर के साथ आ जाए, तो इन दो कंडीशन में बेटा, इन दो कंडीशन में आपका जो म्यू रिजल्टेंट होता है इट इज इक्वल्स टू जीरो। और यदि जीरो होता है तो आपका मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर। बाकी सारे केसेस में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर। चलिए देखना चाहते हैं, इनके एग्जांपल्स इनको समझना चाहते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं पोलर। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कैसे सीखा था आपने? कितने एटम्स है बताइए? 2 1 3, जितने एटम उससे एक कम सिग्मा, 2 सिग्मा। कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? इक्वल्स टू 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताइए sp3d। कितने लोन पेयर? 3 sp3d, यानी कैसा? नॉन पोलर। एक्सेप्शनल केस याद है मैंने आपको बताया था। ऐसे 4 पर आइए, एक लोन पेयर है, ये हमेशा पोलर होगा, क्योंकि नॉन पोलर में या तो 3 लोन पेयर थे या 2 लोन पेयर थे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तभी चेक करेंगे, याद रखिए, क्योंकि 2 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। 4 और 1 5 एटम, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर इक्वल्स टू 6। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसका मतलब मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। आप कहेंगे सर 3 लोन पेयर दिख जाए हमसे, दिखाता हूं मैं आपको। सपोज करिए आपको H2O दिया गया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ध्यान से देखिए, इट हैड 2 लोन पेयर्स। और 2 लोन पेयर होने के बाद भी इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा तो इसमें 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। और sp3 में नॉन पोलर नहीं होता था, यानी ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर ऑलवेज। क्लियर है बात? चलिए कहते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ AXM/N टाइप, N टाइप आर पोलर यूजुअली, आर पोलर यूजुअली या नॉर्मली। कहते हैं ये पोलर होते हैं जनरली। यदि पोलर होते हैं तो इनका जो म्यू रिजल्टेंट होता है ये जीरो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला COCl2, कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन, पूछा गया पोलर के नॉन पोलर, तो आप कहेंगे पोलर। उसने आपको दिया है CH3Cl CHCl, पोलर की नॉन पोलर? पोलर। उसने आपको दिया है CH2Cl2, देखने में लगता है कि नॉन पोलर हो सकता है पर पोलर होगा। 1 2 3, इट इज पोलर। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास कभी ये आ जाए कि PCl3 और F2, कुछ होते हैं एक्सेप्शन। क्यों होते हैं हम सीखेंगे। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल कभी कभी नॉन पोलर भी हो जाते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्सेप्शंस नहीं होते। तो ऐसे बताते हैं कि आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा बेटा, या आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। पोलर मॉलिक्यूल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे विद के सिंह में एक बार हम लोग फिर से हाजिर हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में सीखा था और मैंने आपको बताया था कि अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे देखे जाते हैं। इसे देखा जाता है बाय द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। यदि किसी मॉलिक्यूल का रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया था जीरो आता है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, और जीरो नहीं होता तो मॉलिक्यूल विल बी पोलर। फिर मैंने आपसे कहा था मैं आपको सिखाऊंगा कंपेयर कैसे किया जाता है डाइपोल मोमेंट्स को। 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा पोलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर देखूं, एक मॉलिक्यूल मेरे पास HF है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास HCl है, एक मॉलिक्यूल मेरे पास HBr है और एक मॉलिक्यूल मेरे पास HI है। देखिए हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, बाकी को देख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, तो दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम। डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा। जैसे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन पे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा, डिफरेंस घटेगा तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यदि मैं ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स लिखूं, जैसे वाटर लिखा, H2 हाइड्रोजन सेलेनाइड लिखा, हाइड्रोजन टेलुराइड लिखा, लीजिए पूछा गया इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ग्रुप में नीचे की तरफ जाइए, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलुरियम। तो धीरे धीरे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता जाएगा। इसी तरह
वो ये है कि यदि हमारे पास एक CH3Cl है और एक CH3F है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस CF का ज्यादा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है इसका। उसका रीजन है क्योंकि आपने कहा था डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर होता है Q into L। कहते हैं जो फ्लोरीन का साइज होता है इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, साइज छोटा होने से एल की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्यू ज्यादा जरूर है पर एल बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि इसका रिजल्टिंग एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इसकी वैल्यू से कम हो जाता है। बाकी इसके बाद जैसे यूजुअल होना चाहिए था CH3Br और सबसे लास्ट में CH3। पर एक बात याद रखिए, इट इज द ओनली एक्सेप्शन, ये अकेला एक्सेप्शन है, इसके अलावा आप किसी और एक्सेप्शन की बात नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी-कभी इसे देखकर। देखिए जरा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि उसने बोला आपसे इसका, लेकिन नहीं इसका। मैंने बोला ना आपसे केवल एक एक्सेप्शन है CH3Cl और CH3F में, और CHCl3 और CHF3 में हमेशा किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बेटा? CHF3 का। यानी ये कोई एक्सेप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। तो वो एकमात्र एक्सेप्शन था जो आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कभी-कभी क्या हो जाता है, कभी-कभी AIPMT में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर भी हम इसे डिस्कस करेंगे। ये आपका बना हुआ कहते बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका है। आइए फिर बताइए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। यदि मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखता हूं तो ये वैल्यू होती है 3.0 और हाइड्रोजन की लिखता हूं तो ये वैल्यू होती है 2.1। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बेटा 0.9। यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0 और नाइट्रोजन की है 3.0, इनका भी डिफरेंस देखो तो कितना आएगा 1। तो दोनों के डिफरेंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट कैसा है, सेम। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा और किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा? तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसे केसेस में आप डाइपोल मोमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं। बताइए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या हाइड्रोजन नाइट्रोजन? तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इन शिफ्टिंग के कारण डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आएगी। क्लियर? यानी इस बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आएगी। और इधर यदि आप देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसमें जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आएगी किधर आएगी? इधर। ये डाइपोल इस डाइपोल से थोड़ा स्लाइटली बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि डिफरेंस स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है जो काम करती है बेटा, और वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। इसमें भी किधर होगी? इधर। सर इधर क्यों? बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स से कहां जाना पसंद करते हैं? दूर की तरफ। ठीक है? इससे दूर की तरफ क्यों जाना पसंद करते हैं? ऐसे समझाओ कि इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है? तो ऊपर की तरफ, क्योंकि लार्ज बड़ा फूला हुआ लोब है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट है, इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट है? ऊपर की तरफ। तो इसके कारण भी डाइपोल मोमेंट होगा और उस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? अब जाएंगे तो म्यू रिजल्टेंट बढ़ जाएगा। तो यहां पर आइए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये डाइपोल मोमेंट है, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, मतलब अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा होगा। H और O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, O और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, जहां END ज्यादा वहां डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट F2 से कैसा होगा? ज्यादा। क्लियर? ये पहला पॉइंट था जिसे हमने किसकी मदद से देखा, उसे कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब कुछ ऐसी बेंजीन कि ये हमारे पास क्या है? बेंजीन, और मैं इस बेंजीन में कितने ग्रुप लगा देता हूं? 2। ये रहा ग्रुप नंबर 1 और इस पर एक ग्रुप और लगा दूंगा, ये रहा ग्रुप नंबर 2। और ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं? सेम। जैसे आप इसको लगाया कहां पे? देखिए बेंजीन में दूसरे जेड को लगाने के 3 तरीके आपके पास हो सकते हैं। कौन-कौन से 3 तरीके हो सकते हैं बेटा? देखिए पहला, ये रही बेंजीन, एक जगह इसे क्या बोलते हैं? ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो लिगेंड। इसी में यदि मैं इस पोजीशन पे लगाता हूं Z एंड Z, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड मेटा। और इसी में यदि मैं ऐसे लगाता हूं आमने सामने, इट इज सेड टू बी पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। कहते हैं दोनों कैसे होनी चाहिए? सेम ऑफ ऑर्थो होता है वो ज्यादा होता है म्यू ऑफ मेटा से, जो म्यू ऑफ मेटा होता है वो ज्यादा होता है म्यू ऑफ पैरा से। यानी सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आएगा? ऑर्थो वाले का, और सबसे कम किसका आएगा? पैरा वाले का। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। यदि अपोजिट डायरेक्शन में है आप इनका वेक्टोरियल एडिशन निकालेंगे तो इसमें म्यू कितना आ जाएगा? 0। जब Z कैसे हैं? सेम। तो यहाँ पर आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे कम होता है पैरा में, और ये पैरा के केस में जो डाइपोल मोमेंट है ये 0 भी हो सकता है और कभी-कभी ये 0 नहीं भी होता। अब हमें ये चेक करना है कि पैरा के केस में डाइपोल मोमेंट कब 0 हो जाता है और कब 0 नहीं। आइए इसे सीखना है। फिर आप तो नॉर्मली बोलेंगे ऑर्थो का मेटा से ज्यादा, मेटा का पैरा से ज्यादा। आपको आता होगा बेटा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो बेटा हमें ये देखना है कि किस केस में पैरा में म्यू 0 होता है और किस केस में 0 नहीं होता। ये मैंने आपको बता दिया, वेक्टोरियल एडिशन से आप इसे आराम से देख सकते हैं, वेक्टर्स का एडिशन करना आपको आता होगा। चलिए देखते हैं पैरा का केस। बेटा मोनोटॉनिक का मतलब होता है यदि Cl है, यदि ये Br है, यदि ये I है, इस तरह का कोई सिंगल एटॉमिक ग्रुप है तो म्यू रिजल्टेंट हमेशा 0 फॉर पैरा। अब सवाल है, सर मान लीजिए मोनोटॉनिक नहीं है, पता है इसका म्यू रिजल्टेंट 0 ना। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, रीजंस होते हैं, आप कहेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये ग्रुप हो Sr, तो याद रखिए इन कंडीशंस में कभी भी इसका म्यू रिजल्टेंट 0 नहीं। रिमेंबर इसमें हमेशा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी और ये पोलर। लेकिन यही फिर से देख लेते हैं बेटा, ये रहा Z बराबर NO2 हो जाए, Z बराबर Cn हो जाए एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा
इफेक्ट विल बी जीरो, यानी आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर। तो मैंने दो कैटेगरीज में बांट दिया है बेटा। यदि ये ग्रुप्स लगे हैं तो याद रखिए इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। इसके अलावा ये ग्रुप या कोई और ग्रुप COOH CHO SO3H ये सब ग्रुप लगे हैं तो इसका रिजल्टेंट जीरो होता है हमेशा। क्या बात समझ में आती है? नॉर्मल नॉर्मली देखिए ग्रुप्स लगा देंगे तो देखेंगे तो जनरली जो सिस फॉर्म होगी उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जो ट्रांस फॉर्म होगी उसका डाइपोल मोमेंट बराबर हो जीरो, और हो सकता है कि ये जीरो के बराबर ना। कहते हैं ये जीरो होगा कब, जो आपकी एल्कीन कैसी है, सिमेट्रिकल है, यानी बीच से तोड़िए लेफ्ट और राइट के पार्ट सेम है, और ये नॉन जीरो होगा इफ यदि आपकी यही एल्कीन कैसी हो जाए, इज अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल हो जाए। सर इस सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के क्या होता है? पूरा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का एल्कीन को 20 पार्ट सेम है तो आप बोल दीजिए सिमेट्रिकल, डिफरेंट है आप बोल दीजिए जीरो। लेकिन यदि मैं एक तरफ तो CH3 बनाऊं और एक तरफ बेटा C2H5 बना, अभी अनसिमेट्रिकल होगी, इसे तोड़ के कैसी हो गई अनसिमेट्रिकल, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं। ऐसे देखा जाता है यदि एल्कीन सिमेट्रिकल है तो डाइपोल प्लस है, दूसरे का माइनस आई, एक का प्लस एम है, दूसरे का टू ग्रुप ऑफ अपोजिट आयरन इफेक्ट दे इंक्रीज द म्यू, ये म्यू का डाइपोल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और यदि कहीं इफ टू ग्रुप्स ऑफ से आई और एम इफेक्ट वाले लगे हैं तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये क्या करेंगे, दे डिक्रीज द म्यू, ये डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। क्या समझते हैं, आई और है रिपेल करते हैं, दूसरे होते हैं माइनस आई एंड माइनस एम, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ खींचते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट या का जो म्यू रिजल्टेंट होगा किसी भी एक वैल्यू से कैसा होगा, ज्यादा। और इसी को रिवर्स कर दीजिए, एक डाइपोल की डायरेक्शन ये आएगी, यदि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो गया तो म्यू रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो म्यू रिजल्टेंट को कैसा कर देंगे, कम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, वेक्टर से एक दूसरे को अपोजिट, तो ये म्यू को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और इसी की जगह यदि मैं दूसरा एग्जांपल ले, जैसे सपोज करिए मैंने ले लिया CH2 और दो CL लगा दिए CL, तो क्या दो CL लगे हैं और इन दोनों CL का इफेक्ट आपको क्या देगा बेटा, माइनस आई एंड माइनस। यदि दोनों का इफेक्ट माइनस आई है, सेम इफेक्ट है, तो ये म्यू वैल्यू को क्या कर देगा, कम, यानी मेथिल क्लोराइड CH3Cl का जो डाइपोल मोमेंट होगा उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, अपोजिट। बात समझ में आती है? आइए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज बताओ तो CH3 का जो इफेक्ट है वो है प्लस m एंड प्लस i, कोई भी कंसीडर करिए। यहाँ ये N का जो इफेक्ट है वो है माइनस m एंड माइनस i, तो ऊपर प्लस m है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, माइनस है कैपिटल खींचेगा तो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे इसका इफेक्ट कैसा है, माइनस है माइनस है, इसका भी कैसा है माइनस है माइनस है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसमें जो आपका म्यू होगा वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। जबकि यहाँ आपका म्यू कैसा हो जाएगा, इंक्रीज। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, देख लीजिए कहीं डाउट यहाँ पर आइए, डाइक्लोरोबेंजीन, अभी मैंने आपको पढ़ाया था सबसे ज्यादा ऑर्थो होता है, इसका मतलब इस पे लोन पेयर नहीं है। यदि पीछे का क्या है, आइए यदि मॉलिक्यूल MX3 है, हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब इस पे लोन पेयर नहीं है। यदि डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब इस पे लोन पेयर नहीं, और इस पे लोन पेयर नहीं है तो इस पे केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो आंसर होगा। क्वेश्चन जो आपके